ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबारा इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं। आगे का एजेंडा का वक्त हो गया है और आगे का एजेंडा में दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। गोवा अग्निकांड में लूथरा बंधुओं से जुड़ी यह बड़ी खबर है। लूथरा बंधुओं को थाईलैंड से भारत लाया जा रहा है। बैंकॉक से लूथरा बंधुओं को लेकर विमान उड़ चुका है। मैं बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं। बैंकॉक से विमान के जरिए लूथरा बंधु दिल्ली लाए जा रहे हैं और दोपहर 1:45 पर दिल्ली लैंड करेगा लूथरा बंधुओं का यह विमान। दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा लूथरा बंधुओं को। गोवा पुलिस लूथरा बंधुओं की ट्रांजिट रिमांड लेगी और फिर लूथरा बंधुओं को लेकर जाया जाएगा गोवा। तो बड़ी खबर, गुनहगार 25 मौत के जिम्मेदार वही लूथरा बंधु जो गोवा के नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन के मालिक हैं, जो 6 दिसंबर रात में जब आग लगती है तो फिर 7 दिसंबर सुबह 5:30 बजे देश से फरार हो जाते हैं। वही लूथरा बंधु आखिरकार थाईलैंड के फुकेट के इंडिगो होटल से थाईलैंड में हिरासत में लिए जाते हैं और इसका सारा श्रेय भारतीय एजेंसियों को जाएगा। जिस तरीके से भारतीय एजेंसियों की तरफ से त्वरित एक्शन लिया गया, लूथरा बंधुओं का जो पासपोर्ट है उसको सस्पेंड किया गया, लूथरा बंधुओं के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया। लूथरा बंधु जो थाईलैंड से किसी और देश भागने की फिराक में थे, वक्त रहते लूथरा बंधुओं को हिरासत में ले लिया गया और अब वो घड़ी आई जब लूथरा बंधु भारत पहुंचेंगे दोपहर 1:45 पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से सुशील पांडे और सूरज ओझा गोवा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले सूरज के पास आपको लेकर चलेंगे। सूरज, मुझे अपडेट दीजिए, गोवा से कितनी बड़ी टीम है जो दिल्ली पहुंची हुई है? क्योंकि 1:45 पर जब लूथरा बंधुओं का विमान लैंड करेगा तो जाहिर सी बात है गिरफ्तार गोवा पुलिस ही करेगी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लूथरा बंधुओं को। जी बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जब भी कोई आरोपी को विदेश से लाया जाता है तो जैसे ही वो भारत की ज़मीन पर कदम रखता है उसे कंसर्न अथॉरिटी यानी जो जांच टीम है वो बुक करती है। मैं बता दूं कि 3 से 4 अधिकारियों की टीम गोवा की पुलिस की कल रात से ही दिल्ली में मौजूद है और जैसे ही लूथरा बंधु दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद पटियाला कोर्ट पेश किया जाएगा और तुरंत समय न गंवाते हुए जो भी पहली फ्लाइट होगी उसे लेकर यहाँ गोवा लाया जाएगा। मैं दिखा दूं कि ये वही पुलिस स्टेशन है जहाँ पर लूथरा बंधु आज रात तक लाए जाएंगे और फिर जो सवालों की लिस्ट तैयार रखी है गोवा पुलिस ने, वो सवाल उनसे पूछे जाएंगे। तमाम तरह के आरोप है, जिस तरह के मिसमैनेजमेंट की बात की जाए या फिर अवैध रूप से क्लब चलाने की बात की जाए, तो तमाम सबूत पुलिस के हाथ है। उन चीज़ों को लेकर पूछताछ की जाएगी। भागने में किसने मदद की, किसी ने आइडिया दिया, तो तमाम तरह की जो चीजें हैं इसमें और भी आरोपी होने की संभावना जताई जा रही है। अगर जांच में उनके नाम आते हैं पूरे मामले में सूरज ओझा जो गिरफ्तारियां हुई थी जिसमें भारत से लेकर वो अजय गुप्ता तक जो इनका पार्टनर बताया जाता है और जो अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में कह रहा था कि साहब मैं तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसर हूं, मेरा तो कोई लेना देना है नहीं इस मामले में, रोजमर्रा के ऑपरेशंस में, अब ये सब फिलहाल गोवा पुलिस की गिरफ्त में है। और ऐसे में जब लूथरा बंधु भी यहाँ गोवा पहुंच जाएगी पुलिस उनको लेकर और उनको रिमांड पर लिया जाएगा तो क्या आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी की जाएगी? देखिए, पहले तो लूथरा बंधु से ही पूछताछ की जाएगी अकेले बिठा के कि क्या उनका कहना है, क्या पक्ष है, क्या चीजें। अगर वो कुछ झूठ कहते हैं, क्योंकि इसके पहले के लोगों के स्टेटमेंट तो पुलिस के हाथ में है ही, अगर कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो दोनों को आमने सामने भी बिठाया जाएगा। देखिए, ये केस है, हर एक चीज पन्ने पर लिखी गई है, हर एक चीज इनकी तय थी किसको क्या दिया जाएगा। अगर आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी तो आपके क्लब में क्या कुछ हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए। और आपका कंट्रोल अगर नहीं है तो क्या ये जानबूझकर आपने अपना कंट्रोल छोड़कर रखा हुआ है, तो तमाम पहलू हैं और जांच बड़ी ही स्ट्रिक्टली कर रही है गोवा पुलिस। बहुत ही गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया जा रहा है। 25 लोगों की मौत हुई है और गोवा पुलिस किसी भी हालत में लूथरा बंधुओं को छोड़ेगी नहीं, उन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट मिले इस तरह के एविडेंस होगी। और इसको लेकर खुद जो मुख्यमंत्री गोवा के हमने देखा था कैसे वो एक्शन मोड पे आए थे और उनकी तरफ से बार बार ये बात दोहराई जा रही थी
क्योंकि पहले लूथरा बंधु फरार हो गए थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि कोई भी कहीं छिप नहीं सकता, जो भी दोषी है सबको भारत लाया जाएगा। और आज वो घड़ी आ गई है जब ये लूथरा बंधु 1:45 दोपहर का वक्त दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करेंगे और वहीं पर एयरपोर्ट पर ही गोवा पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। फिर ट्रांजिट रिमांड इनका लिया जाएगा और इनको ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस गोवा लेकर पहुंचेगी। आगे फिर वहां पर कानूनी कार्रवाई बढ़ेगी। इस बीच नाइट क्लब में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? देखिए, जो लापरवाहियां एक के बाद एक सामने आई हैं और इन्हीं लापरवाहियों के कटघरे में खड़े हो गए लूथरा बंधु। सवालों का ऐसा घेरा है जिसका जवाब लूथरा बंधुओं को देना होगा। आग बुझाने का कोई भी उपकरण नाइट क्लब में क्यों नहीं था? एक सिंपल सा सादा सा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो तक मौजूद नहीं था इनके नाइट क्लब में। नाइट क्लब से निकलने का सिर्फ एक रास्ता क्यों था और वो भी बेहद संकरा था? प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं। मतलब नियम कानून की सारी धज्जियां वहां लूथरा बंधुओं ने उड़ाई थी। लोगों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? लोगों ने आरोप लगाया कि जो स्टाफ था वो खुद ही अपनी जान बचाने के लिए पहले ही बाहर निकल गया। जो मेहमान थे, जो ग्राहक थे, कस्टमर्स जो थे नाइट क्लब में, उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। पीड़ितों की मदद करने की जगह ये लूथरा बंधु देश से क्यों भाग गए? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब लूथरा बंधुओं को देना होगा। अभी तक जो लूथरा बंधुओं की तरफ से कानूनी पैतरा अपनाया गया था और उस कानूनी पैतरे में जो जमानत याचिका लगाई गई थी दिल्ली की कोर्ट में, जिसको बाद में खारिज कर दिया था दिल्ली कोर्ट ने, उसमें लूथरा बंधुओं की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारा पहले से कोई बिजनेस का काम है थाईलैंड में और ये पहले से हमारी ट्रिप जो है वो तय थी। तो कुल मिलाकर कई इस तरीके के दावे जिनमें कितना दम है यही जांच का विषय है। अब लूथरा बंधु जब भारत लाए जाएंगे तो एक एक कर हर सच उजागर होगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है। सुशील, 11 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी और ये लगातार कहा जा रहा था कि जो भी वो इमरजेंसी एग्जिट सर्टिफिकेट होता है वो बनने में जितना समय लगेगा बस उतना इंतजार है और फिर ये देश आएंगे। और आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब 25 जिंदगियों को जाने के जो जिम्मेदार हैं वो अब देश आ रहे हैं। किस तरीके से होगा इनका हिसाब, सुशील? बिल्कुल रुमाना, देखिए सीधे तौर पर इस पूरे मामले की अगर बात करें तो गोवा पुलिस ने जब ये हादसा हुआ तो बड़ी तेजी के साथ उन्होंने कार्रवाई की और तुरंत ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया जब उन्हें ये पता चला कि ये दोनों आरोपी यानी कि जो लूथरा ब्रदर्स है वो थाईलैंड भाग गए हैं। हालांकि जो ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू करवाया जाता है उसमें अमूमन काफ़ी दिन समय लगता है, लेकिन महज 2 से 3 दिनों के भीतर जो एजेंसियां हैं उन्होंने ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया और थाईलैंड की जो अथॉरिटी है उनसे संपर्क किया और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल 1 बजे के आसपास लूथरा ब्रदर्स को यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की टीम गोवा पुलिस की टीम के साथ है। जब उन्हें यहाँ पर उतारा जाएगा तो उन्हें फॉर्मली अरेस्ट किया जाएगा और फॉर्मली अरेस्ट करने के बाद उनका तुरंत मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि मेडिकल करवाना इसलिए रुमाना जरूरी है क्योंकि फ्लाइट काफ़ी लंबी है और जब किसी एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका मेडिकल कंडीशन कैसा है ये बताना अदालत को बेहद आवश्यक है। और इसी कार्रवाई को करते हुए फिलहाल लूथरा ब्रदर्स को जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी। ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद गोवा पुलिस उनको लेकर गोवा जाएगी। सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यह है कि बीएनएस की जो धारा है 105A, 105, 287 और कहीं ना कहीं 125, इन तमाम धाराओं के तहत फिलहाल ये पूरा मुकदमा गोवा पुलिस ने दर्ज किया है। और आपको याद होगा कि अजय गुप्ता को जब अस्पताल से गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद तुरंत गोवा पुलिस से भी संपर्क किया गया और 36 घंटे का ट्रांजिट रिमांड उन्हें दिया गया और गोवा की अदालत में पेश किया गया। और अब यही कार्रवाई फिलहाल गोवा पुलिस करेगी। कल रात में ही रुमाना जो गोवा पुलिस के अधिकारी हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली पुलिस के संपर्क में हैं और एयरपोर्ट पर फिलहाल उनके जो अधिकारी हैं वो इंतजार भी कर रहे हैं कि जैसे ही फ्लाइट लैंड करेगी उनको फॉर्मली भारत की धरती पर ही अरेस्ट किया जाएगा। चूंकि मामला गंभीर इसलिए है रुमाना कि भारत की धरती पर इन्हें अरेस्ट किया जाएगा। आप रहिए मेरे साथ। लूथरा बंधुओं को थाईलैंड से भारत लाया जा रहा है ये मैंने आपको बताया। और वो फ्लाइट कौन सी है? इंडिगो की फ्लाइट है। इंडिगो की फ्लाइट 6E1064 जिससे भारत लाया जा रहा है लूथरा बंधुओं को। और इंडिगो की ही फ्लाइट थी 6E1073 जिससे भारत से फरार हुए थे ये लूथरा बंधु। हिसाब इनका पूरा भारत में ही होगा। इनका नाइट क्लब गोवा में जहां भीषण आग लगी थी और वो आग जब लगी तो उसमें 25 जिंदगियां इसलिए खत्म हो गई क्योंकि उस नाइट क्लब में नियम कानून को ताक पर रखकर उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नाइट क्लब को चलाने का काम ये लूथरा बंधु कर रहे थे। और यही सबसे बड़ा गुनाह इन लूथरा बंधुओं का, जिससे पल्ला झाड़ने की लूथरा बंधुओं की तरफ से कोशिश तो की गई है, लेकिन भारतीय कानून के हाथ इतने लंबे कि आखिरकार अब ये लूथरा बंधु वापस
देश लाया जा रहा है इन्हें। इंडिगो की फ्लाइट 6C1064 से भारत लाया जा रहा है लूथरा बंधुओं को। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। और जरा सूरज से जानते हैं, सूरज इस मामले में जो बाकी लोग गिरफ्तार किए थे गोवा पुलिस ने, वो सब क्या अभी न्यायिक हिरासत में हैं या उनमें से कुछ अभी गोवा पुलिस की रिमांड में भी है? अपडेट क्या है उसको लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ये 2 आएंगे तो 8 आरोपी हो जाएंगे। वहीं एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 75 साल है। वो लंदन में है, लंदन नेशनल मतलब इंडियन नहीं ब्रिटिश नेशनल है, और उस पर भी ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया गया है गोवा पुलिस द्वारा। तो जितने भी आरोपी हैं वो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जा चुकी है। कुछ आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भी रखा गया है। तो अब ये जो 2 आरोपी आएंगे तो कुल मिलाकर 8 आरोपी अब गोवा पुलिस की कस्टडी में होंगे, जिनसे पूछताछ की जाएगी। देखिए, लूथरा बंधुओं से पूछताछ ये की जाएगी कि उन्होंने जब अपनी जमानत की अर्जी लगाई थी एंटीसिपेटरी बेल की दिल्ली कोर्ट में, तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी पहले से ही तैयारी थी और इसी के चलते वो थाईलैंड गए थे, वो भागे नहीं थे। लेकिन जब गोवा पुलिस ने चेक किया सिस्टम में मैं पूरा स्क्रूटिनाइज किया, तो पता चला कि आग लगने के महज कुछ समय बाद उसी रात को 1:17 पर लूथरा बंधुओं ने फ्लाइट की टिकट बुक की, और बुक करते ही सबसे पहली फ्लाइट जो होगी वही टिकट बुक की गई, और 5:30 बजे वो गोवा से फरार हो गए। इससे उनका इंटेंशन साफ नजर आता है कि पता चलता है आग लगने के बाद उन्हें इस सतर्कता के साथ, कितनी गंभीरता के साथ इस मामले में गहन जांच कर रही थी कि लूथरा बंधुओं और उनका कोई भी दांवपेच इस मामले में नहीं चलने दिया गया, और एक एक कर उनके सारे झूठ अब तक बेनकाब हुए हैं। इस खबर पर नजर बनी हुई है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो दरअसल इस सर्दी के मौसम में आपको सावधान करने वाली खबर। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही कोहरा आपकी परेशानी बढ़ाता है, और ऐसे में अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं तो बहुत संभल कर, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूं, यमुना एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें हैं, और यहां यमुना एक्सप्रेसवे घना कोहरा था। गाड़ियां एक के बाद एक टकराती चली गई। 7 बसों और 3 कार्स में जोरदार टक्कर हुई है, और इसके बाद गाड़ियों में आग लग गई। यह हादसा आज सुबह हुआ 4:45 के आसपास। बताया जा रहा है कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम थी। गाड़ियां आपस में टकराईं और भीषण हादसा हो गया। 4 लोगों की मौत हो गई, 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तो खबर आपको सावधान करने वाली। सर्दियों का मौसम, घना कोहरा, और ऐसे में देखिए किस तरीके से ये गाड़ियां एक के बाद एक दूसरे से टकराती चली गई, और देखते ही देखते आग तक लग गई। ये देख रहे हैं आप, ये गाड़ियां जो एक दूसरे से टकराई हैं, ये देखिए आप, ये बड़ी बस नजर आ रही है, पूरी जलकर खाक हो चुकी है। इसके पीछे एक दूसरी बस है। ये 4 गाड़ियां अभी तक आप देख चुके हैं। 5वीं गाड़ी देखिए आप कैसे, ये एक और बस जो टकराई है, ये कार है। 6ठी गाड़ी के तौर पर मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी भी इसमें से धुआं सुलगता हुआ देख रहे हैं आप। ये 7वीं गाड़ी आप देखिए, पूरी तरीके से एक के बाद एक, कुछ बड़े वाहन, कुछ छोटी गाड़ियां, सब एक दूसरे से टकराते चले गए। कुछ गाड़ियों में आग लग गई, वो पूरी तरीके से जलकर खाक। देखिए, ये 9वीं गाड़ी, ये 10वीं गाड़ी का हाल, ये तो देखकर पहचान भी नहीं सकते आप कि ये गाड़ी कौन सी रही होगी। पूरी तरह खत्म हो गई है जलकर। तो ये इस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है। कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, कई लोगों का इलाज चल रहा है। सर्दी के मौसम में जब निकले तो जरा देख कर निकले, जरा संभल कर निकले, और खासतौर से अगर हाईवे पर आप सफर कर रहे हैं तो फिर कोहरे को लेकर सावधानी जरूर बरतें। तो मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ, और हादसा कितना भयानक था वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ ही रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर मौत के सफर की ये झंझोड़ने वाली तस्वीरें हैं। 7 बसेस हैं, 3 कार्स हैं जिनमें टक्कर हुई, और इसके बाद गाड़ियों में भीषण आग लग गई है। 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है, 25 अन्य घायल हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने का सिलसिला लगातार जारी है। हाईवे को क्लियर किया जा रहा है। वो जो जली हुई हालत में या फिर एक्सीडेंट हुई हालत में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उनको हाईवे से हटाया जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं यमुना एक्सप्रेस पर, और आप देख सकते हैं कि ये पूरा मंजर है जो यहाँ पर गाड़ियां टकराई हैं उनको यहाँ से हटाने का काम चल रहा है, और आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्या दुर्घटना हुई थी। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा एसएसपी हैं श्लोक कुमार जी, हम उनसे भी बात करेंगे। सर बताएं क्या दुर्घटना हुई और क्या कैजुअल्टी है?
ये सुबह 4 बजे के करीब यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे पर 127 माइलस्टोन है। यहाँ 8 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। एक्सीडेंट के क्रम में आग लग गई और उसमें अब तक 4 कैजुअल्टीज रिपोर्टेड हैं। लगभग 25 के करीब लोग इंजर्ड थे जिनको कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका उपचार कराया जा रहा है, कोई भी गंभीर नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो भी अन्य पैसेंजर्स थे उन सभी को सरकारी साधनों से उनके गंतव्यों तक पहुँचाया जा रहा है। मेरे और डीएम साहब के द्वारा जो लोग यहाँ थे उनसे वार्ता भी की गई है और जो भी राहत व बचाव में सुविधा है वो सब उपलब्ध कराई जा रही है। और मथुरा में हुए इस हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। घायलों को उचित इलाज दिया जाएगा। अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। तो बेहद भीषण ये हादसा, और ऐसे में देखिए किस तरीके से जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना उसका दिल दहल गया। सरकार की पैनी नजर, भीषण हादसा हुआ है, सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। लगभग 4-4:30 बजे के बीच में जो घने कोहरे के कारण और लो विजिबिलिटी के कारण इस जगह पे 127वें मील पे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया और हमको एसएसपी साहब को तत्काल मौके पर भेजा। पूरी टीम आई, लगभग 20 से अधिक एम्बुलेंस लगा करके जो घायल थे उन्हें अस्पताल भेजा गया। तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनके मृत्यु हुई है असामयिक रूप से, उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए अपनी राहत राशि से देने की घोषणा की है। जो घायल हैं उनको बहुत बेहतर से बेहतर इलाज कराने का निर्देश दिया, जो कराया जा रहा है। ये भी निर्देश दिए हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वाहनों की स्पीड कम की जाए और कन्वाय बना करके इनको निकाला जाए ताकि इस प्रकार की घटना फिर से ना हो। तो मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ है। 7 बसेस और 3 गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई। 7 बड़े वाहन बसेस के तौर पर और 3 छोटी गाड़ियां थी, एक दूसरे से बुरी तरीके से टकरा गई। अच्छा, बड़ा अपडेट अभी मिल रहा है। अब 8 बसेस थी। ये देखिए आप, गाड़ियां जो हैं उनकी संख्या ज्यादा है। दरअसल 8 बसें थी और 3 कार्स थी। सब एक दूसरे के साथ एक के बाद एक भिड़ती चली गई। बहुत घना कोहरा था और बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा था। और ऐसे में रात के वक्त एक्सप्रेसवे पर ये लोग सफर कर रहे थे, जिसमें 8 बसेस बताई जा रही हैं, 3 छोटी कार्स, और देखते ही देखते एक दूसरे से टकराती चली गई। और टक्कर भी ऐसी भीषण हुई है कि कुछ गाड़ियों में आग लग गई, कुछ गाड़ियां पूरी तरीके से जली हुई हालत में भी आप देख रहे हैं। इस गाड़ी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे पीछे से इस गाड़ी में टक्कर हुई होगी। पीछे का इसका पूरा हिस्सा खत्म हो चुका है। ये बस आप देख रहे हैं और ये बस जो है पूरी तरह जली हुई नजर आ रही है, सिर्फ इसका ढांचा बाकी रह गया है। ये कुछ और बसेस हैं। ये देखिए कैसे अब क्रेन से हटाया जा रहा है वहां पर जो वाहन एक दूसरे से टकराए। ये गाड़ी देखिए आप, इसमें कितनी जोरदार आग लगी होगी टक्कर के बाद। सुलग रहा है, अभी भी धुआं उठता हुआ दिख रहा था। ये एक और बस आप देख रहे हैं। अब तो हाईवे को क्लियर किया जा रहा है, जो एक्सप्रेसवे है उस पर से ये वाहन इनको हटाया जा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाया जा रहा है एक्सप्रेसवे पर से। हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के लातूर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां एक शख्स ने 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी ली और 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी के लिए खुद की मौत का नाटक किया। आरोपी का नाम है गणेश चौहान। दरअसल पुलिस को रविवार सुबह औसा तालुका में एक जली हुई कार मिली। इसमें एक शव था। शुरुआत में लगा कि यह शव गणेश चौहान का है, क्योंकि जो कार जली हुई मिली वो कार गणेश ही चलाता था। हालांकि पुलिस को शक था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। गणेश चौहान ने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनी ही मौत का नाटक किया और इस नाटक के लिए लिफ्ट मांग रहे एक बेगुनाह बुजुर्ग की हत्या कर दी। जांच के दौरान गणेश चौहान की कॉल डिटेल्स चेक की गई, उससे कुछ जरूरी सुराग मिले और आखिरकार सिर्फ 24 घंटे में यह साफ हो गया कि गणेश चौहान जिंदा है। पता चला उसने अपनी मौत का नाटक किया था और वो फरार था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपनी मौत का नाटक रचा गणेश चौहान ने।
बीमा के पैसे हासिल करने के लिए एक बुजुर्ग जिसने गणेश चौहान से लिफ्ट मांगी थी, उसी बुजुर्ग को मार डाला गणेश चौहान ने। लेकिन पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। अपनी मौत का नाटक ज्यादा देर तक नहीं कर पाया गणेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। बीमा के पैसों को हासिल करने के लिए गणेश चौहान ने यह नाटक रचा। लिफ्ट मांग रहे बुजुर्ग गोविंद को कार में ही जलाकर मार डाला। पुलिस ने गणेश चौहान की कॉल डिटेल से पता लगाया कि मामला जैसा नजर आ रहा है वैसा है नहीं। कॉल डिटेल से पुलिस को गणेश के जिंदा होने के सबूत मिल गए। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, गुत्थी सुलझ गई। महाराष्ट्र पुलिस ने 24 घंटे में इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया है। आरोपी गणेश चौहान गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का केस आरोपी गणेश चौहान पर दर्ज कर लिया गया है। तो देखिए कैसे अपनी ही मौत का नाटक रचा था गणेश चौहान ने। लातूर का रहने वाला ये गणेश चौहान बताया जाता है कि बुरी तरीके से कर्जे में डूबा हुआ है और ऐसे में बच निकलने का इसने ये रास्ता निकाला कि बीमा के पैसे यह हासिल कर लेगा, अपनी मौत का झूठा नाटक रचेगा। आज की सबसे बड़ी सियासी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। खबर यह है कि आज संसद में एक बिल आने वाला है और यह वो बिल पेश किया जाएगा जिसको लेकर एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। बिल जिसका नाम है वीबी जी राम जी और इसका फुल फॉर्म है वीबी विकसित भारत, जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। और इसी पर घमासान इसलिए शुरू हुआ क्योंकि दरअसल पहले यह मनरेगा योजना थी, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी मिशन, और ये अब अतीत होने जा रहा है, बंद होने जा रहा है। आज लोकसभा में पेश होगा विकसित भारत जी राम जी बिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पेश करेंगे वीबी जी राम जी बिल। मनरेगा की जगह अब ग्रामीण रोजगार गारंटी का ये नया बिल आ रहा है। महात्मा गांधी का नाम हटा और उसकी जगह वीबी जी राम जी नाम से ये कानून आ रहा है। तो मनरेगा की जगह वीबी जी राम जी, ये नया बिल है। तो नई पहचान और नाम बदलेगा, सियासी घमासान इसी को लेकर है। अभी नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, तो नया नाम हो जाएगा वीबी जी राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। मनरेगा का नाम बदलने की ये बड़ी तैयारी है। सरकार ने नया बिल तैयार कर लिया है। महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है मनरेगा में से। अब आज लोकसभा में ये नया बिल पेश होगा और इसी को लेकर विपक्ष आपत्ति जता रहा है कि आखिरकार मनरेगा से बापू का नाम, महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। विपक्ष कैसे अपना विरोध दर्ज करा रहा है, सुनिए। का फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं। महात्मा गांधी जी तो इस देश के मतलब सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई। तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा आज़ादी हो उसमें बजट को इस्तेमाल करने में। नहीं, इतनी पाबंदियां लगा देंगे आप कि आप बजट ही नहीं खर्च कर पाएंगे। तो ग्रामीण रोजगार गारंटी में क्या कुछ बदलेगा, ये विस्तार से अब आप जानिए। मनरेगा में विकसित भारत क्या क्या प्रावधान होगा, जी राम जी में क्या क्या है, ये जान लीजिए आप। दरअसल मनरेगा में अभी तक 100 दिन काम मिलने का प्रावधान था, जो जी राम जी में बढ़ाकर 125 दिन काम मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। अब मनरेगा में होता ये था कि जो पैसे दिए जाते थे वो भुगतान में 90% हिस्सेदारी केंद्र की होती थी और 10% राज्य फंडिंग करता था। लेकिन अब ये जो वीबी जी राम जी बिल सरकार ला रही है, इसमें जो राज्यों की हिस्सेदारी है वो बढ़ जाएगी भुगतान में। केंद्र बस 60% पैसा देगा, बाकी 40% राज्यों को खुद पैसा लगाना होगा इस योजना में।
सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित से जानते हैं। अंकित, तो आज ये बिल लोकसभा में आएगा, लेकिन उससे पहले जो सियासी घमासान है, जो बिल में बदलाव किए गए हैं, उस पर तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन पहले तो नाम को लेकर ही ये जो आर पार सा छिड़ गया है, क्या लग रहा है? विपक्ष जोरदार तरीके से इस पर आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी में है क्या? रणनीति क्या बनाई है विपक्ष ने? जी बिल्कुल, अभी विपक्ष के तमाम सांसदों से और नेताओं से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से इस बिल को लाया गया है, ठीक है, अगर आपको बिल में कुछ सुधार करने थे, इस कानून में कुछ सुधार करने थे, समझ में आता है, आप उसको जो संशोधन के माध्यम से ला सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी का नाम जो है इस स्कीम से जो जुड़ा हुआ था, उसको बदलने की क्या जरूरत थी? विपक्ष के नेताओं का तो यहां तक कहना है कि अगर आपको राम जी के नाम से कोई और बिल लाना था, आप ला सकते थे, जनता के हित में ला सकते थे, और जो विपक्ष उसका समर्थन करता। लेकिन जो एक स्कीम पहले से चली आ रही है, उसमें जो जहां पर महात्मा गांधी का नाम है, उसको क्यों हटाया जा रहा है? हालांकि विपक्ष अभी इस चीज को लेकर भी साफ कर रहा है कि सदन के अंदर भी जब ये बिल जो पेश किया जाएगा, तो वहां पर भी विरोध किया जाएगा, और जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी और एनडीए की जो सरकार है, ये महात्मा गांधी के नाम से चलने वाली तमाम स्कीम को भी बंद करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। विपक्ष तो अब एक और बात कर रहा है, वो ये कर रहा है कि देखिए, अभी तक जो है बीजेपी और एनडीए बात करती थी नेहरू जी को लेकर के, इंदिरा जी को लेकर के, राजीव जी को लेकर के, लेकिन अब महात्मा गांधी का नाम भी उनको स्वीकार नहीं है। ये विपक्ष की रणनीति है। वहीं सत्ता पक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि मनरेगा स्कीम में यहां पर और बेहतर किया जा रहा है, और इसी वजह से नाम संशोधन करके लाया जा रहा है, क्योंकि मनरेगा में लगातार घोटालों की बात सामने आती थी, भ्रष्टाचार की बात सामने आती थी। वहां पर जो 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था, यहां 125 दिन का दिया जाएगा। तो दोनों के अपने तर्क वितर्क, लेकिन जमकर हो रही है इस मुद्दे पर राजनीति। जी बिल्कुल, देखिए वही वो क्या बदलाव किए गए हैं उसको लेकर अलग से चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल सारा घमासान जो है वो नाम को लेकर छिड़ा हुआ है। हालांकि शेक्सपियर तो कहकर गए व्हाट्स इन अ नेम, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी का नाम आपने हटा दिया। मनरेगा जो योजना थी, अब विपक्ष कह रहा है आप ये विकसित भारत जी राम जी के नाम से इसी मनरेगा को नए रूप में बदल कर ला रहे हैं। आपको बदलाव करना था तो ठीक है, बदलाव आप कर लेते, चर्चा कर लेते, लेकिन महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा दिया? वो तो राष्ट्रपिता है, बापू है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस बदलाव को लेकर एनडीए एकजुट है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष की एक कोशिश रहेगी कि सदन के भीतर बीजेपी और जो बीजेपी के अन्य साथी हैं एनडीए के भीतर, उनमें कहीं ना कहीं जो फूट है वो देश के सामने रखने की कोशिश की जाए इस मुद्दे को लेकर? तो इस मामले में जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, जब बीजेपी के अलावा जब मैंने उनसे भी बातचीत की है, तो उन्होंने भी कल तो खैर जो है कोई ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन इतना जरूर कह रहे थे कि नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर एक योजना है जिसमें सुधार किया जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही थी, तो उसमें अगर कोई संशोधन किया जा रहा है तो वहां पर सबको उसका स्वागत करना चाहिए। तो यही देखना दिलचस्प होगा कि जब सदन में बिल आता है, हालांकि अभी तक की हमारी जानकारी यही है कि कल जो बीएसी की बैठक हुई थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें यह तय कर लिया गया है कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जा सकता है, और आज जब सदन में ये बिल जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पेश करेंगे, तो उसके साथ ही में ये प्रस्ताव भी कर सकते हैं कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज जाए। लेकिन तमाम जो सहयोगी दल हैं जो एनडीए के, वो इस मुद्दे पर कल तक तो एक साथ नजर आ रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अंकित गुप्ता। हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की ओर से कहा यह जा रहा है कि नए बिल से ग्रामीण रोजगार गारंटी में सुधार होगा, लेकिन विपक्ष इसको लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। महात्मा गांधी का नाम हटाना बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए सत्ता पक्ष को। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से वंदे मातरम को देकर पॉलिटिक्स हुई, तो इस तरह के मुद्दों को पता नहीं शायद ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ों को भाजपा लेके आती है, ताकि देश की असली समस्या से लोगों का ध्यान भटक जाए और इस तरफ लोगों का ध्यान जाए। मेरी राय में इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस विधेयक के लाने के बाद ये जो आरोप लगता रहा है बीजेपी पर, वो पूरी तरह से कन्फर्म हो गया है कि ये गांधी जी की शुरू से ही विरोधी रही है, और जिस तरह के गांधी जी की हत्या से लेकर अब तक आरोप लगते रहे, वे सब कन्फर्म हो रहे हैं। क्योंकि इसमें नया क्या ला रहे हैं? केवल नाम ही बापू का नाम, बापू के नाम से अगर इतनी नफरत है तो इस बिल को हम लोग तो कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। आप बहुमत के बल पर बना लें, लेकिन आवश्यकता है ही नहीं इस बिल को लाने की। महात्मा गांधी को नाम रिमूव करके ग्रामीण रोजगार योजना का नाम वहां पे राम जी, वो राम जी क्या उसका कहना है, ये क्या
गवर्नमेंट का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोड है या राम के नाम पे है, तो महात्मा गांधी का जो स्पिरिट है उसको तो ये लोग विश्वास नहीं करता। महात्मा गांधी का नाम पूरा ये ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा से हटा रहा है। अगर ये सच है तो बहुत बुरा हो रहा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी पूरा इसका विरोध करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर ने नई पार्टी जनसुराज बनाई, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उनकी पार्टी जनसुराज एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब प्रशांत किशोर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर की राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कल हुई, करीब 1.5 घंटे तक चली। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रही हैं। सूत्र ये बता रहे हैं इस बातचीत में आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा हुई। कहा जा रहा है राहुल गांधी से मुलाकात में प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव के नतीजों का विश्लेषण भी सामने रखा। प्रशांत किशोर और राहुल गांधी की यह मुलाकात 10 जनपद में हुई है। तो कल तक खबर यह थी कि प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है, लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि असल में प्रशांत किशोर की मुलाकात राहुल गांधी से हुई है और काफी देर तक पूरा मंथन हुआ है। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर विश्लेषण हुआ है और आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर चर्चा की गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मोहित से। मोहित, ये मुलाकात और इस मुलाकात में जो बात हुई है, सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या तय पाया गया है? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम ये कह सकते हैं कि अब तक खबरें ये चल रही थी कि प्रशांत किशोर की मुलाकात प्रियंका गांधी से बीते शुक्रवार को 10 जनपद में हुई थी, लेकिन हमारे पास एबीपी न्यूज़ के पास एक खबर है कि प्रशांत किशोर की मुलाकात राहुल गांधी से भी हुई थी। राहुल गांधी और प्रशांत किशोर करीब 1.5 घंटे तक बिहार चुनाव से लेकर पंजाब, जो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जो चुनावी राज्य है 2027 में, उनको लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उस बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। और हमारे पास ये भी खबर है कि एसआईआर के यानी बिहार में जो नतीजे आए हैं उसके पीछे क्या वजह है, क्या एसआईआर वजह है या किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीता है, इसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मोहित। तो आने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, ये बड़ी बात है। बिहार के जो चुनाव नतीजे रहे उसको लेकर तो बातचीत हुई है। आखिरकार क्या तय पाया जा रहा है या क्या तय पा लिया गया है, इसी को लेकर जैसे जैसे तस्वीर और साफ होगी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों को बड़ी राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर है। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बड़ी राहत। तो क्या माना जाए, क्या जो जांच एजेंसी थी ईडी, उसकी जो चार्जशीट थी उसमें कहीं कोई खामी रह गई? क्या चार्जशीट पुख्ता नहीं थी? क्या ईडी अपनी जांच और अपनी चार्जशीट में गांधी परिवार के खिलाफ पर्याप्त सबूत अदालत के सामने नहीं रख पाई? क्योंकि ये बड़ी खबर है, अदालत ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों को सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है। सुशील, क्या कहकर अदालत ने ईडी की चार्जशीट खारिज कर दी? जी देखिए, सीधे तौर पर जो ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी नेशनल हेराल्ड के मामले में, उसमें अदालत की तरफ से यही कहा गया कि इस पूरे मामले में ECIR यानी कि अगर कोई भी जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगर ईडी जांच करती है तो वो पहले जो FIR दर्ज होती है उस पर ECIR यानी कि अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करती है। लेकिन ये एक प्राइवेट पर्सन यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका अदालत में चल रही थी और उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने ये केस खुद लिया था। ऐसे में FIR यानी कि ECIR रजिस्टर्ड नहीं था, जिस पर अदालत ने सीधे तौर पर यह कहा कि इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से कोई भी कंप्लेंट नहीं दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर फिलहाल जो चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये जरूर कहा है कि ईडी इस पूरे मामले में जांच जारी रख सकती है, लेकिन जो फिलहाल चार्जशीट दाखिल की गई है उस पर संज्ञान नहीं ले सकती है। उसके कानूनी मायने सीधे तौर पर यही है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
कोई भी चार्जशीट दाखिल की जाती है तो ईडी को पहले कंप्लेन रजिस्टर करना पड़ता है, और नेशनल हेराल्ड के मामले में ऐसा कंप्लेन ईडी की तरफ से दर्ज नहीं किया गया था, और यही आधार मानते हुए अदालत ने फिलहाल जो ईडी के द्वारा चार्जशीट द्वारा दाखिल किया गया था उस पर संज्ञान लेने से मना कर दिया। तो मतलब फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल ग्राउंड्स, अभी आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल टेक्निकल ग्राउंड्स पर अदालत की तरफ से ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील। तो अभी की बड़ी खबर ये कि फिलहाल राहत जरूर मिली है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।